बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.3। इसमें क्या है, ये किस से रिलेटेड है, कि क्या इसका मेन टॉपिक है, उस बारे में पहले बात करते हैं। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। ये चैप्टर है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। उसमें हमने देखा कि ऐसी संख्याओं की श्रृंखला जिसमें एक समान अंतर चलता जाए हर आने वाले पद में, उसे हम एपी कहते हैं। उस एपी का हमें कितनेवां भी पद ज्ञात करना हो, दूसरी भाषा में उसे मैं कहूं एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र मैं पहले कर चुका हूं। पूरी प्रश्नावली 5.2 इसी सूत्र पे आधारित थी। वो सूत्र था ए एन यानी कि एनवां पद बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, जहां पे ए है प्रथम पद, n पद की संख्या है और d है सार्व अंतर। ये सूत्र हमारा पूरी प्रश्नावली 5.2 में काम आया था। 5.3 किस बारे में है, उसके लिए एक मैं एपी लेता हूं। मान लो मैंने एक एपी ली, 2, 4, 6, 8 और डैश डैश मैंने कर दिया। ये एक एपी चलती जा रही है। एपी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि परिमित भी हो सकती है, अपरिमित भी हो सकती है। यदि किसी एपी में पदों की संख्या गिनने लायक है, चाहे वो हो कितनी भी, यदि उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि पदों की संख्या उसकी हम गिन सकते हैं भी, उसमें 1 करोड़ पद हैं, 50 करोड़ पद हैं, 1000 करोड़ पद हैं, लेकिन गिनती के पद हैं, तो वो कहलाएगी एक परिमित एपी, फाइनाइट एपी। यदि अपरिमित है, जैसे मैंने यहाँ डैश डैश कर दिया, ये इसका मतलब कहीं खत्म नहीं हो रही, जैसे कि हमारी गिनती या संख्याएं कहीं खत्म नहीं होंगी, ये एपी भी कहीं तक भी खत्म नहीं होगी, तो इसके पदों को मैं गिन नहीं सकता। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर, इसलिए हम इसे कहेंगे अपरिमित या इनफाइनाइट एपी। इसके पदों के योग की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कहूं कि मुझे ये ज्ञात करना है कि इसके मैं इन 4 पदों को जोड़ूं, प्रथम 4 पदों को जोड़ूं, तो क्या आएगा। 4 पद हैं, आसान काम है, मैं सीधा इसे जोड़ के भी ज्ञात कर सकता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस एपी के 100 पदों का योग मुझे बताओ कितना होगा। अब इसके 100 पद निकालो और फिर उसे ज्ञात करो। और ये तो मैंने एक सिंपल सी एपी ली है। ऐसी एपी भी हो सकती है जिसके पद ऋणात्मक हो और बहुत बड़ा बड़ा उसमें सार्वंतर हो, तो उसके पदों में हमें कुछ पदों का योग ज्ञात करना काफी मुश्किल हो सकता है। ये कितने पदों का योग ज्ञात करना है उस पर भी निर्भर करता है कि वो काम कितना मुश्किल होगा। मुझे 100 पदों का योग ज्ञात करना है, 1000 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यदि हम एक ऐसा सूत्र प्राप्त कर सकें जिससे कि मैं ये योग आसानी से ज्ञात कर सकूं, किसी एपी के n पदों का योग अगर मैं ज्ञात कर सकूं, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। उसी सूत्र के ऊपर ये प्रश्नावली 5.3 आधारित है। वो सूत्र क्या है, वो सूत्र कहलाता है भी SN का सूत्र। जैसे मैंने AN लिया था, nवां पद, SN का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। सम का मतलब होता है योग और n टर्म्स, n पदों का योग, टर्म का मतलब होता है पद। किसी एपी के n पदों का योग कितना होगा। सिंपल सा सूत्र है, बार बार प्रयोग करोगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये n/2 इंटू में ब्रैकेट आरंभ कर दी मैंने, 2a जमा में n-1 इंटू में d। पूरे सूत्र में सिर्फ ये एक पद नया है, ये तुम्हें बता दिया। n पदों के योग को हम SN से लिखते हैं। ये बराबर किसके होगा, n/2। n तुम्हें बताया था जितने पदों का हमने योग ज्ञात करना है वो संख्या बटे 2 इंटू में 2 गुणा में a मतलब प्रथम पद, n फिर से वही और d सार्व अंतर। इस सूत्र को मैं एक दूसरा रूप भी दे सकता हूं। कैसे, अभी देखो, 2/2 2a, ये a की a में 2 बार योग है, मैं इसे अलग अलग लिख देता हूं। a जमा a 2a ही बनेगा, इसको मैंने खोल के लिख दिया, जमा में n-1 इंटू में d। इस सूत्र को मैंने इस प्रकार से लिखा। इससे क्या प्रभाव पड़ा, ये एक जानी पहचानी टर्म आ गई। इस सब को एक बार मैं अगर ना देखूं, a जमा n-1 इंटू में d, ये देखो a जमा n-1 इंटू में d, ये किसके बराबर है, an के। an मतलब nवां पद, n/2 इंटू ये a एज इट इज, जमा में इसकी जगह मैंने लिख दिया an
ये ए एन के ही समान है। तो ये मेरा इसी सूत्र का दूसरा रूप बन गया, n/2 इंटू ए जमा में an। an का क्या मतलब है, nवां पद, जितने पदों का मैंने योग ज्ञात करना, मान लो मैंने 100 पदों का योग ज्ञात करना है तो 100वां पद मेरा an होगा। 5 पदों का योग ज्ञात करना है, 5 पदों का 5वां पद मेरा an होगा, प्रथम पद a होगा, पहले पद में अंतिम पद जहां तक मैंने योग ज्ञात करना है वो पद जोड़ो और n/2 से गुणा कर दो। ये भी मेरा Sn ज्ञात करने का सूत्र है और ये भी Sn ज्ञात करने का सूत्र है। इस पूरे ही चैप्टर में, 5वें चैप्टर में केवल 3 ही सूत्र आने हैं जो मैं तुम्हें तीनों बता चुका हूं। 2 तो आज ही बताए, Sn के सूत्र हैं 2। ये 2 सूत्र क्यों है तो Sn के ही सूत्र। 2 सूत्र इसलिए प्रयोग होंगे भाई, किसी स्टेटमेंट में, किसी सवाल में अगर मुझे n दिया गया है, a दिया गया है और d दिया गया है तो मैं इस सूत्र का प्रयोग कर लूंगा, Sn इस सूत्र से ज्ञात कर लूंगा। यदि कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें मुझे n, a और an दिया गया है तो मैं इस सूत्र से ज्ञात करूंगा। ये मेरे लिए आसान रहेगा Sn ज्ञात करना इस सूत्र से। तो इस प्रकार से मैं दोनों सूत्रों का प्रयोग कर सकता हूं Sn ज्ञात करने के लिए। तीसरा सूत्र, ये मेरा सूत्र था। तो ये 3 ही सूत्रों के ऊपर आधारित ये चैप्टर है पूरा। इन 3 सूत्रों को जिसने समझ लिया वो इसका हर एक सम ज्ञात कर सकता है। तो ये 2 सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं an को भी इन्हीं में ऐड कर रहा हूं। इन सूत्रों के अलावा कहीं कुछ और प्रयोग होना ही नहीं है पूरे चैप्टर में। तो अब हम जब प्रश्नावली के सम करेंगे तो ये देखेंगे कि इन सूत्र से अलग कोई प्रश्न नहीं आएगा। जैसे इस सूत्र को समझाते टाइम मैंने बताया था कि किस तरीके के सवाल आएंगे। इसमें 4 चर हैं, 1, 2, 3 और 4। इन 4 में से किन्हीं 3 का मान हमें दिया हो सकता है, चौथा हमसे पूछा गया हो सकता है। तो एक तो ये तरीका है। इसी प्रकार से जो Sn के सूत्र हैं इनमें भी 4 चर हैं। इस सूत्र को देखो, एक Sn, दूसरा n, तीसरा a और चौथा d। इन 4 में से किन्हीं 3 का मान हमें दिया होगा, चौथे का हमने ज्ञात करना होगा। इस सूत्र में भी Sn का जो दूसरा सूत्र है इसमें भी 4 चर हैं, Sn, n, a और an। इन 4 में से कोई 3 हमें दिए होंगे, चौथा हमसे पूछा गया होगा। ये तो एक तरीका है सवाल आने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वैसे तो हम जब प्रैक्टिकली सवाल करेंगे तब ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये इस तरह की बात मैंने तुम्हें पहले बताई हुई है, उन्हीं को रिवाइज करने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं कि Sn के भी उसी प्रकार के सवाल आएंगे। तो 3 चर हमें दिए होंगे 4 में से, या फिर हमें 2 ऐसी शर्तें दी होंगी जो हमारी 2 समीकरण बना देंगी। उन 2 समीकरणों से हमें 2 चर प्राप्त हो जाएंगे और उसके बाद हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। जैसे जैसे हम सवाल करेंगे मैं और तुम्हें इनके बारे में बताता रहूंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ये 3 सूत्र हमारे सूत्रधार हैं इस चैप्टर के। अब चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर। प्रश्नावली 5.3, पहला सवाल मैं करता हूं आरंभ। क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे तो 4 भाग हैं, लेकिन मैं वो वाले भाग ले रहा हूं जो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़े सा प्रॉब्लमेटिक लग सकते हैं, जिनमें बच्चों को थोड़ी समस्या हो सकती है। जैसे कि दशमलव, भिन्न, इस तरह के सवाल देख के बच्चे लगभग घबरा जाते हैं। तो तीसरा भाग है, पहले 2 भाग मुझे बिल्कुल सरल लगे। यदि किसी ने वो समझने हैं तो मैसेज कर देना मुझको। थर्ड पार्ट मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। उसमें 0.6, 1.7, 2.8 ये हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है। इसके 100 पदों तक का योग मुझे ज्ञात करना है। हमें कितने भी पदों का योग ज्ञात करना हो हम कर सकते हैं, हमें सूत्र पता होना चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया गया है। जब भी कोई एपी हमें दी जाती है इसका मतलब ए और डी हमें स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, वो मैं निकाल के लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ प्रथम पद, एपी का प्रथम पद यानी कि ए कितना है भाई, जहां से एपी शुरू होती है वही प्रथम पद होता है 0.6। सार्व अंतर यानी कि डी जिसे हम कहते हैं वो कितना होगा, किसी भी एक पद में से उससे पहले वाला पद घटा दो। 1.7 में से मैंने 0.6 को घटा दिया, ये आएगा 1.1। डी ये ज्ञात हो गया मेरा। मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो जितने पदों का योग ज्ञात करना है, जितने, वो क्या होता है मेरा, वो n होता है। पदों का योग ज्ञात करना है। जो लिखने का तरीका है वो सभी भागों में यही रहेगा। मैं एक भाग का तो मैं पूरे डिटेल में लिख के बता रहा हूं, बाकी भागों को तुमने इसी प्रकार से हल करना है। कम से कम पहले सवाल के सभी भागों में तो यही तरीका रहेगा। प्रथम पद लिखा, सार्वंतर लिखा, n लिखा। n कितना है यहाँ पे 100 इस भाग में। अतः
हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे Sn। मैंने तुम्हें कहा था अगर मेरे पास ये तीन चीजें हो तो मैं इस सूत्र का प्रयोग करूंगा, अगर मेरे पास ये तीन चीजें हैं तो मैं इस सूत्र का प्रयोग करूंगा। इस भाग में, इस सवाल के सभी भागों में ये वाला सूत्र सबसे उपयुक्त रहेगा। तो मैं पहले तो सूत्र लिखूंगा, हर भाग में सूत्र लिखना। ये मत सोचना कि 4 भाग हैं, एक भाग में सूत्र लिखने से काम चल जाएगा। चारों भागों में सूत्र लिखो। उससे क्या फायदा होगा? उससे तुम्हें सूत्र पक्का याद हो जाएगा। जितनी ज्यादा बार उसे लिखोगे, हरकत नहीं करनी है लिखने में, उतनी ही ज्यादा बार तुम्हें ये याद होता जाएगा। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये सूत्र लिखना है पहले। फिर अब जैसे मैंने 100 पदों का योग ज्ञात करना है, n की जगह 100 रख देंगे। यहाँ n था, मैंने 100 रख दिया। s 100 पदों का योग बराबर है, n की जगह मैं 100 लिखूंगा, बटे में 2 इंटू में 2 गुना में a कितना है भाई मेरे पास 0.6, जमा में n है 100 घटा 1 इंटू में d है मेरे पास 1.1। बस आगे सिर्फ कैलकुलेशन का काम रह गया। हम इसे हल करते हैं और 100/2 हो जाता है 50। 100 को 2 से भाग दोगे 50 हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2 गुना में 0.6, 2 6 के 12 और 1 अंक के बाद जब मैं दशमलव लगाऊंगा तो दशमलव यहां आ जाएगी। दशमलव को थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, स्पष्ट नजर आ जाएगी तुम्हें। ये दशमलव है, 1.2 आ गया ये। फिर है जमा का निशान, 100 घटा 1 होता है 99 और इसके गुना में है 1.1, 1.1। इससे आगे का काम मैं यहां कर देता हूं। Sn इंप्लाइज का निशान लगा के Sn बराबर 50 इंटू में, 50 के इंटू में क्या है 1.2 जमा 1.2 जमा 99 गुना में 1.1। यदि ये दशमलव नहीं होती तो यहां होता 11। दशमलव मैं सोच लूं कि नहीं है तो दशमलव हटा के मैं 11/10 इसे लिख सकता हूं। तो इस 11 की पहले 99 से गुना करता हूं। 11 की 9 से गुना करो 99, हासिल 9, 11 99 और 9 108। अब क्योंकि यहां दशमलव था, दशमलव के बाद 1 अंक है तो मैं पीछे से इकाई की तरफ से 1 अंक छोड़ के यहां दशमलव लगा दूंगा। 108.9 आ जाएगा ये, बराबर 50 इंटू में गुना। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें आती होगी अच्छी तरह से, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में समझा नहीं रहा हूं। मोटा मोटा मैंने फिर भी बता दिया है तुम्हें किस तरह से हम गुना करते हैं दशमलव वाली संख्याओं की। अब दशमलव वाली संख्याओं का योग कर रहे हैं, दशमलव के बाद वाले अंक परस्पर जुड़ जाएंगे। जब हम योग करते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव की संख्या लिखते हैं। मेरी कोशिश रहती है हर छोटी से छोटी बात बताने की मैं कोशिश करता हूं। योग है तो हम इस तरह से इसे लिखते हैं। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें इन छोटी छोटी संक्रियाओं में, गणित की संक्रियाएं होती हैं जमा घटा गुना भाग, इनमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो अपनी क्लास के लेवल के हिसाब से शर्मिंदा हो जाते हैं और वो पूछ नहीं पाते इस तरह की बातें। इसलिए अब ये वीडियो के माध्यम से जब मैं समझा रहा हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं छोटी छोटी बातें समझाने की, ताकि यदि किसी को इनमें भी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी दिक्कत है, तो वो दूर हो जाए। जब हम योग करते हैं दशमलव वाली संख्याओं का तो दशमलव के नीचे दशमलव डालना जरूरी है। दशमलव के बाद का पहला अंक दशांश कहलाता है, 10th प्लेस पे है ये। इन्हें हम योग, सबसे पहले हम इन्हें जोड़ेंगे। एक एक ही अंक है, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 2 11 का 1। अब हासिल जाएगा 1, जिसे हम कैरी कहते हैं, वो 1 इकाई के अंक में जुड़ जाएगा। इकाई का अंक ये है, दशमलव के बाद होता है दशांश, ये इकाई का अंक है। अब क्योंकि दशमलव है तो यहाँ पे हमारे दशमलव लगाना जरूरी है। दशमलव के नीचे योग में भी दशमलव आ जाएगी, जो हासिल है वो दशमलव के उस तरफ इकाई के अंक में जुड़ जाएगी। 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 0 के साथ जुड़ के 1 हो जाएगा और ये भी 110.1 आ जाएगा इनका योग। अब मुझे गुना करनी है 50 गुना में 110.1 की। यहाँ पे जो मैं गुना कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बताया था, अब मैं तुम्हें और डिटेल में बताऊं कि गुना करने का, दशमलव की संख्या से गुना करने का सिंपल तरीका क्या है। हम दशमलव हटा के आसानी से गुना कर सकते हैं। दशमलव हटाने का क्या तरीका होता है, पहले तो जिस संख्या का मैंने दशमलव हटाना है उसे बिना दशमलव के लिख दो, जैसे कि उसमें दशमलव है ही नहीं। यह आ जाएगा 1101। 110.1 में मैंने पॉइंट हटा ही दिया, ये सोच लिया कि है ही नहीं दशमलव, तो ये आ गया, अंश आ गया ये इस। लेकिन दशमलव के हिसाब से हमने इसका हर लिखना है,
बटे का निशान लगाओ। हर कैसे लिखेंगे, दशमलव की जगह तो हम लिखेंगे 1, दशमलव के स्थान पे 1 लिखा, और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उस दशमलव वाली संख्या में उन अंकों को गिन के उतनी बार तुमने 0 लिखना है। अब दशमलव के बाद यहाँ पे केवल 1 ही अंक था, तो मैं एक बार इसके आगे 0 लिखूंगा। अगर इसके आगे 2 अंक होते, चाहे वो अंक कुछ भी हो, जैसे ये 1 है, यहाँ पे 5 भी होता, तो भी मैं 1 अंक गिनता। भी 1 अंक है तो 1 अंक की 1 0 लगेगी। यहाँ पे अंक का मान चाहे कुछ भी हो, अंकों की संख्या गिननी है मैंने, दशमलव के बाद कितने अंक है उतनी ही मैंने 0 लगानी है। तो अब 1101/10 और 110.1 एक ही बात है, एक ही संख्या है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब हल करना मेरा आसान हो गया। इस 0 से ये 0 अगर कट जाए तो 5 गुना में 1101 आ गया मेरा, और 5 को जब 1101 से गुना करोगे तो 5 एकम 5, 0 की 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5505, 5505 मेरा उत्तर आ जाएगा। इससे पी के 100 पदों का योग 5505। प्रश्न नंबर 1 का ही चौथा भाग, 1/15, 1/12, 1/10। इस एपी का हमने 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। ये अंडरस्टूड है, ये गिवन है कि ये एक एपी है। हमने इसके अंतर निकाल के हमें ये जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि ये एपी है या नहीं। ये एपी है, हमने सिर्फ ए और डी ज्ञात करने हैं। जो पिछले सवाल में मैंने एक्स्ट्रा टाइम लगाया था उसे बचाने के लिए मैंने ये कॉलम अपने पहले ही रख लिए अपने पास, इरेज नहीं किए। अब फटाफट से इस सम को करते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रथम पद ए कितना है भाई, 1/15। ये समझने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आती होगी मेरे हिसाब से। सार्वंतर, किसी एक पद में से उससे पहले वाला पद घटा दो। एक पद मैंने लिया 1/12, इसमें से घटा दिया मैंने 1/15। दो भिन्नों की घटा है। ये बात भी एक छोटी सी बात है, लेकिन जिसे नहीं आती वो इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है कि हम भिन्नों को कैसे घटाएं। एलसीएम लेके हम इन्हें घटाएंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं किन्हीं संख्याओं का, इसे भी मैं फटाफट से तुम्हें समझा देता हूं। दो संख्याएं मेरे पास हैं 12 और 15। जितनी भी संख्याओं का हम इकट्ठा 10 संख्याओं का भी लघुत्तम निकाल सकते हैं, ज्यादा का भी निकाल सकते हैं, कितनी भी संख्याओं का लघुत्तम निकाल सकते हैं। जिनका लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है, उन्हें बीच में डैश लगा के और इस प्रकार से लिख दो। जैसे 12 और 15 का मैंने लघुत्तम निकालना है, मैंने लिख दिया। अब हमारी कुछ अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उससे आगे अभाज्य संख्या है 3, जिनके खुद के अलावा और एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, उनसे हमने इन्हें भाग करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने तुम्हें बताया 2, 2 से हमने शुरू करते हुए इन्हें भाग करना है। कब करना है? जब कोई एक संख्या यदि पूरी पूरी भाग जाती है तभी भाग करना है। जैसे यहाँ पे 12 2 से भाग जाती है तो मैं 2 से भाग करूंगा। अगर एक भी संख्या 2 से भाग नहीं जा रही होती तो मैं 2 से भाग ही नहीं करता। अब 2 से भाग करूंगा, किसे भाग करूंगा? जो पूरी पूरी भाग जा रही होगी। जैसे 12 को मैं भाग करूंगा तो 6 पे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 12 भाग हो गया। 15 2 से भाग नहीं जाता तो मैं 15 को 2 से भाग ही नहीं करूंगा, यूं का यूं लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि 15 2 7 14 मैं 7 कर दूं, एक शेष बचेगा। जिसमें शेष बचता है हमने वो भाग करनी ही नहीं, हमने वही भाग करनी है जिसमें शेष 0 बचे। फिर से 2 से एक संख्या भाग जा रही है तो मैं 2 से फिर से भाग कर दूंगा, ये भाग चली जाएगी 3 पे और ये 15 में लिख दूंगा ज्यों का त्यों। अब 2 पे कोई भी संख्या भाग नहीं जा रही, ना 3 भाग जा रहा है ना ही 15 जा रहा है, तो मैं 2 से अगली अभाज्य संख्या सोचूंगा, क्या है वो है 3। क्या 3 पे कोई संख्या भाग जा रही है? ये दोनों ही 3 पे भाग जा रही है, तो मैं अगली बार 3 से भाग करूंगा। 3 से 3 को भाग करोगे 1 पे भाग जाएगा और 3 से 15 को भाग करोगे 5 पे भाग जाएगा। पूरा पूरा भाग जा रहा है, मैंने पूरा पूरा भाग किया और लिख दिया। अब आ गया मेरे पास 1 और 5। मैंने भाग कब तक करते जाना है? जब तक कि मेरे पास यहाँ पे सभी अंक 1 1 ना आ जाए। जैसे ये 2 ही संख्या थी, यहाँ तो दोनों 1 1 आ जाना चाहिए। 1 तो 1 आ गया, ये भी 1 लेके आना है, लेकिन यहाँ पे केवल मेरी अभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए, याद रखना। 3 से देखो ना तो 1 भाग जाता ना ही 5 भाग जाता, तो 3 से आगे बढ़ना, मैंने पीछे नहीं हटना। जो मैं 2 से एक बार देख चुका हूं अच्छी तरह से, जब 2 से भाग होनी बंद होगी तो फिर आगे कभी 2 से भाग होंगी ही नहीं। 3 से देखा, 3 से नहीं हो रही, तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 5। 4 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या अगली है 5। 5 से भाग करूंगा मैं, 5 से 1 तो भाग जाता नहीं, 5 से 5 भाग जाता है 1 पे, तो अब दोनों यहाँ पे मेरे 1 1 हो गए, यानी कि मेरा लघुत्तम निकालने का जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो लघुत्तम यानी कि एलसीएम क्या होगा 12 और 15 का? इन सब की गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3
गुना में 5, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, 12 पंजे 60। इनका लघुत्तम आएगा 60। लघुत्तम को हम लेंगे हर के तौर पे, मैं लूंगा यहाँ पे 60 हर में। इन दोनों का लघुत्तम लिया, लघुत्तम को हर से भाग देना है। इस 12 से मैं 60 को भाग दूंगा तो 5 पे भाग जाएगा, ये दोनों से पूरा पूरा भाग जाएगा, याद रखना। क्योंकि लघुत्तम होती ही ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग जाए। किन सभी संख्याओं से? जिनका मैंने लघुत्तम निकाला। मैंने 12 और 15 का लघुत्तम निकाला तो ये दोनों से पूरा पूरा भाग जाएगा। कितने पे जाता है? 5 पे। तो जो भागफल आएगा उस भागफल की अंश से गुना करके हमने यहां लिखना होता है। 12 से 60 भाग गया 5 पे, 5 की मैंने 1 से गुना करनी है, 1 से गुना करके 5 5 ही आ जाता है। फिर है यहाँ पे माइनस का चिन्ह, अगर यहाँ प्लस हो तो हमने प्लस लगाना होता है, माइनस है तो माइनस। प्लस और माइनस में ही हम इस तरीके का प्रयोग करते हैं, गुना भाग में तो ये तरीका प्रयोग होता ही नहीं। अब 60 को मैं 15 से भाग करूंगा, 15 चौके 60, 4 पे भाग गया, 4 की गुना करूंगा मैं 1 से, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाऊंगा तो बचेगा 1 बटे में 60। 1 बटे 60 मेरा क्या आ गया? डी इस एपी का। मैंने किस में से किसको घटाया? 1 बटे 12 में से 1 बटे 15 को घटाया। मैं यदि 1 बटे 10 में से 1 बटे 12 को घटाऊंगा तो भी यही डी आएगा। तुम इसे एक्स्ट्रा काम में अपने करके देख लेना बेशक से। चलो, जितने पदों का योग ज्ञात करना है, n यहाँ पे कितना है? मैंने 11 पदों का योग ज्ञात करना है, n बराबर हो जाएगा मेरा 11। SN मैंने लिखा हुआ है, सूत्र तुमने फिर से लिखना है। S11 मैं ज्ञात करूंगा, यानी कि S11 बराबर किसके होगा? ये होगा भाई, मान रखते जाओ, n की जगह 11 बटे 2, 2 इंटू में a का मान कितना है? 1 बटे 15 जमा में n का मान रखो, n है मेरे पास 11 घटा 1 इंटू में d मैंने अभी ज्ञात किया था 1 बटे 60। एक लाइन और यहीं पे हम हल कर लेते हैं, 11 बटे 2 इंटू में 2 गुना में 1 बटे 15। जब मैं किसी संख्या की किसी भिन्न से गुना करता हूं या दो भिन्नों की गुना करता हूं तो अंश की गुना अंश से होती है, हर की गुना हर से होती है। 2 गुना में 1 2 बटे 2 के बटे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब 1 है, 1 गुना में 15 15, अंश की अंश से गुना, हर की हर से गुना, जमा में 11 में से 1 घटाओगे 10 आएगा और 10 की गुना मैंने करनी है 1 बटे 60 से। इंप्लाइज S11 बराबर 11 बटे 2 इंटू 2 बटे 15 जमा, इनकी गुना है। ये 0 मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कट रही है, 0 से 0 काट दो तो 1 अंश आ जाएगा, 10 की 0 कटने के बाद 1 बचेगा, 1 गुना में 1 1 बटे में 6। या 10 से 60 को भाग दे दो, ऐसे भी सोच सकते हो, 6 पे भाग गया, 1 बटे 6 आएगा हमारे पास, 1 बटे 6 बराबर 11 बटे 2 इंटू में इन दोनों को मैं कैसे हल करूंगा? फिर से दो भिन्नों का योग है, मैं दोनों भिन्नों के हरों का लघुत्तम लेऊंगा। हर है इस बार 15 और 6, इन दोनों को डैश लगा के लिखो। फिर से वही काम, शुरुआत 2 से करनी है, 2 से क्योंकि ये संख्या भाग जा रही है इसलिए मैं कर देता हूं, 15 तो भाग जाता नहीं, 3 पे 6 भाग चला गया। अब 2 पे दोनों में से कोई भी भाग नहीं जा रही, अब 3 पे भाग जा रही है। मैं थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूं। अब 3 पंजे 15, 3 एकम 3, अब ये केवल 5 पे ही भाग जा रही है, 5 एकम 5, तो 2 गुना 3 6, 6 गुना में 5 30, इनका लघुत्तम मेरे पास आ जाएगा 30। 15 और 6 का लघुत्तम आया 30। अब लघुत्तम को हर से भाग करना है, पहले हर से मैं भाग करता हूं, 15 से 2 पे जाएगा भाग, 15 दूनी 30 होता है, 2 जो भागफल आया उसकी गुना इस अंश से होगी। 15 हर से मैंने भाग किया ना, तो 15 का अंश 2 है, तो 15 से भाग करने पे जो भागफल आएगा उसकी गुना 15 के अंश से ही होगी। 2 गुना में 2 4, जमा है इस बार, जमा लगाओ। 6 से मैं 30 को भाग करूंगा, 5 पे भाग जाएगा, उस 5 की 1 से गुना होके 5 ही आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे साफ कर देता हूं, आगे चलो। बराबर 11 बटे 2 इंटू में 5 जमा में 4 9 बटे 30। जब
लघुत्तम नहीं लिया था तो बीच में जमा था, ये एक अलग भिन्न थी, ये एक अलग भिन्न थी। जब मैंने लघुत्तम ले लिया तो ये जो 30 है ये सब के बटे में आएगा, इस पूरी संख्या के बटे में आएगा। 4 जमा 5 सारे के बटे में 30 आएगा, इसलिए मैं 4 जमा 5 को हल करके 9 लिख दूंगा। कई बच्चे क्या करते हैं, बिना लघुत्तम लिए ही 2 और 1 अंश को जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, 15 और 6 21, तो 3 बटे 21 कर देंगे, जो कि गलत तरीका है। बिना लघुत्तम लिए ऐसे हमने योग नहीं करना है। लघुत्तम लेने के बाद इनका हर कॉमन हो गया 30, अंश जो हमने तरीके से अपने तरीके से ज्ञात किया था वो ज्ञात करके फिर अंशों को जोड़ सकते हैं। तो 11 बटे 2 गुना 9 बटे 30, 11 की 9 से गुना होगी, 2 भिन्नों की गुना है, ये बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब गुना है। अंश की अंश से गुना, 11 गुना में 9, 11 9 में 99 बटे में 2 गुना में 30, 2 की और 30 की गुना आ जाएगी 60। अभी ये फाइनल उत्तर नहीं आया क्योंकि अभी इसमें कुछ सांझे गुणनखंड हैं अंश और हर में। हमें अंश और हर को न्यूनतम रूप में लिखना होता है, किसी भिन्न को उसके न्यूनतम रूप में लिखना होता है, वही सही उत्तर होता है। न्यूनतम रूप का मतलब उसमें यदि कुछ कटता है, कोई साझा गुणनखंड है तो उसे काट के फिर हमने फाइनल उत्तर लिखना है। अभी ये 3 पे भाग होता है, 99 3 पे भाग करने पे हो जाएगा 33, और 60 को जब 3 से भाग करूंगा तो आएगा 20। अब इनका कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है, इस अंश और हर का किसी एक संख्या से दोनों भाग नहीं जा रहे, तो मेरा यही फाइनल उत्तर होगा। ये मत सोचना कि ये 3 पे भाग जा रहा है, ये 2 पे भाग जा रहा है। कई बच्चे 3 से 33 को काट देंगे 11 और 2 से इसको काट देंगे 10, 11 बटे 10 नहीं, एक ही संख्या से दोनों काटने हैं। यदि कटते हैं तो, अगर एक ही संख्या से नहीं कट रहे तो हम इसको आगे नहीं काट सकते, यही मेरा फाइनल उत्तर होगा। तो इस प्रकार हमारा पहले सवाल का चौथा भाग भी खत्म हुआ। पहले सवाल के मैं ये 2 ही भाग समझा रहा हूँ। वीडियो इन्हीं में काफ़ी लंबी हो गई है। अगला क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। कुछ नहीं समझ में आया या कहीं कोई कमी रह गई है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।